हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जियो पॉलिटिक्स। नाउ अब तक आपने न्यूज़ सुनी ली होगी, यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें इजराइल हमास की वॉर को लेकर सीज फायर की बात की गई है और ये अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिक है। रीज़न 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था ना, उसके बाद से अब तक कई रेजोल्यूशन टेबल किए गए हैं यूएन में, लेकिन ज़्यादातर को ना यूएसए ने वीटो ही कर दिया है। इस बार यूएसए ने एब्सटेन किया है, ना तो फेवर में वोट किया है, ना ही अगेंस्ट वोट किया है, ना ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। और ये अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिक है, क्योंकि यूएन काफ़ी लंबे समय से ना इजराइल के कुछ ऑपरेशन जो कि गाजा में हुए थे गलत तरीके से, उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, हमास के अटैक को क्रिटिसाइज कर रहा था, पर इससे आगे बढ़कर उसने अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं था। ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा इजराइल हमास की वॉर पर, रशिया यूक्रेन की लड़ाई से ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से यूएसए डबल स्टैंडर्ड्स के साथ डील कर रहा है, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ है, जिसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और जो 10 होते हैं वो रोटेशन के बेसिस पर हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। अभी के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर हैंगे वो हैं फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसए और चाइना। और अभी के लिए इसके जो नॉन 10 परमानेंट मेंबर हैंगे वो हैं अल्जीरिया, इक्वेडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड। और इन्हीं नॉन परमानेंट कंट्रीज़ ने ना यूएन में एक रेजोल्यूशन टेबल किया कि इजराइल हमास की जो वॉर है अब यहाँ पे एक सीज फायर साइन हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसी कोशिश अल्जीरिया ने पहले भी की थी, जिसको यूएस ने वीटो कर दिया था, लेकिन इस बार जो ये रेजोल्यूशन है ना, ये पास हो गया। लेकिन जिस तरीके से पास हुआ है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। समझाता हूँ कैसे, पर पहले ये समझ लो कि रेजोल्यूशन में लिखा क्या था और उसमें से हटाया क्या गया है। पहले जो रेजोल्यूशन टेबल किया गया था ना, उसमें बात की गई थी परमानेंट सीज फायर की। रीज़न देखिए, अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है और इजराइल रफा को इन्वेड करेगा, ये बात लगभग लगभग सबको ही पता है। लेकिन फिलहाल के लिए इजराइल ने जो अपना ऑपरेशन है वो रोक रखा, ये कहकर कि आप हमारे प्रिजनर्स को छोड़ दो तो शायद एक बार को हम रफा को इन्वेड ना करें। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? शायद से 9 अप्रैल तक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 9 अप्रैल को रमज़ान है ना, वो खत्म होने वाले हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसके बाद जो इजराइल की फोर्सेज है ना, वो रफा को इन्वेड कर देगी। और इजराइल अपना रफा में जो ये ऑपरेशन कंडक्ट करेगा ना, मैं आपको बता दूं, पूरे गाजा में इजराइल ने अब तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। रीज़न, पूरे गाजा की जो पॉपुलेशन हैगी ना, वो इस समय साउथ में सेंट्रिक हैगी और इनके पास ना तो खाने के लिए खाना हैगा, ना ही पीने के लिए पानी हैगा। जो एयर सप्लाई अभी ड्रॉप की गई थी ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा कोई चेंज अभी वहाँ पर नहीं आया है। और ये बात यूएसए से लेकर पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट की हर एक कंट्री एक्नॉलेज करती है। इसीलिए अभी जो रेजोल्यूशन टेबल किया गया ना, इसमें बात की गई परमानेंट सीज फायर की, कि आप परमानेंट सीज फायर कर लो कि कल को जब रमजान खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन ना बने। इसीलिए जो रेजोल्यूशन टेबल किया गया था ना, उसमें परमानेंट की बात की गई थी। लेकिन मैं मान सकता हूँ यूएसए ने बैकडोर के चैनल्स के थ्रू जो प्रेशर बनाया होगा ना, उसके बाद जो परमानेंट टर्म है वो हटा दिया गया और उसके बाद सिर्फ सीज फायर के साथ ही ये रेजोल्यूशन पास करवाया गया। इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में यूएन में देख रहा था, जहाँ पर रशिया, जिसके ऊपर अभी आईएसआईएस के, ये के का मतलब बेसिकली खुरासान है, जो आईएसआईएस की खुरासान की ब्रांच है, जिसने अभी हाल ही में मॉस्को में एक टेररिस्ट अटैक किया था, वो ही रशिया अभी तक ये परमानेंट जो टर्म है ना, इसको लेकर यूएसए के साथ भिड़ गया कि आप जो परमानेंट टर्म है ना, इसको हटा क्यों रहे हो, परमानेंट टर्म को आप मेंशन करो और जो सीज फायर साइन करवा रहे हो ना, इसको परमानेंटली साइन होने दो। हालांकि रशिया इसमें नाकाम रहा, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है और इसमें लिखा क्या है, फिलहाल के लिए इसमें मेंशन किया गया है कि हमास और इजराइल के बीच में एक डील साइन की जाएगी प्रिजनर्स की, जहाँ पे स्वैप किया जाएगा प्रिजनर्स को। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन एड का एक्सेस है ना, वो इजराइल अलाउ कर देगा। परमानेंट सीज फायर, इजराइल के गाजा में ऑपरेशन, इसके अलावा रफा की इन्वेजन, इनका यहाँ पे कोई भी जो है जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए मान के चल रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन हैगा ना, ये 9 अप्रैल तक ही रहेगा। इसके बाद वही पुरानी सिचुएशन वापस आ जाएगी जो अभी है। लेकिन तब तक के लिए भी एक बड़ा सवाल हैगा, जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, क्या ये बाइंडिंग है? अगर आप यूएन के चार्टर को देखोगे ना, तो उसके आर्टिकल 25 में ये क्लियर कट मेंशन हैगा कि जो भी रेजोल्यूशन यूएन से पास होते हैं ना, वो बाइंडिंग होते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना, क्योंकि रेजोल्यूशन में परमानेंट टर्म मेंशन नहीं है ना, इसलिए इसको लेकर अब रशिया, यूएसए और चाइना आमने सामने आ गए हैं। यूएसए की जो यूएन में एम्बेसडर है ना, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने बाहर आकर यूएन के बाद ये बोल दिया कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, ये नॉन बाइंडिंग हैगा। दूसरी तरफ जो चाइना और रशिया है ना, वो बोल रहे हैं कि ये बाइंडिंग हैगा। मैं आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। अगर ये बाइंडिंग है और इजराइल इसको नहीं मानता तो क्या होगा, और अगर ये नॉन बाइंडिंग है तो क्या होगा। पहली पॉसिबिलिटी को मान के चलते हैं कि ये बाइंडिंग हैगा अपने नेचर में और इजराइल को भी इसे मानना ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना, इजराइल एक प्रिजनर्स की स्वैप की डील कर लेगा हमास के साथ, जिसको लेके जो उसने तैयारी है ना, वो बहुत पहले ही कर ली थी। किस तरीके की तैयारी इजराइल ने की है? देखिए, इजराइल ये बात अच्छे से जानता है कि हमास एक टेरर ग्रुप हैगा और जब भी वो डील करता है ना, तो काफ़ी कुछ मांगता है सिविलियंस के बदले में। साल 2011 में भी ऐसा ही हुआ था, जब इजराइल के एक ऑफिसर को हमास ने पकड़ लिया था और इसके बदले 1000 अपने जो भाई बंधु होंगे वो छुड़वाए थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इजराइल के कई सारे सिविलियंस को हमास लेकर गया है और इजराइल ये बात अच्छे से जानता है कि इस बार जो हमास हैगा वो ज़्यादा लोगों की डिमांड करेगा। इसलिए इजराइल की आर्मी ने जब गाजा में अपना ऑपरेशन लीड किया ना, तो उन्होंने शुरू से ही क्या किया, जो छोटे छोटे क्रिमिनल्स थे ना, जिनके ऊपर छोटे चार्जेस लगे हुए थे, उनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसको इजराइल ने पूरा ध्यान रखा था कि बाहर ये खबर ना जाए, इसलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैंगी, जैसे कि रेड क्रॉस वगैरह है, उनको गाजा में पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। और जो इजराइल अपना ये कैंपेन है ना, ये अलग से चला रहा है कि कल को जब हमास के साथ डील साइन करनी पड़ेगी तो हमारे पास भी एक लीवरेज रही। यहाँ पर मैं जो लीवरेज की बात कर रहा हूँ ना, ये नंबर्स के कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन हैगा ना, ये बाइंडिंग हैगा, लेकिन इजराइल इसको नहीं मानता। देखिए तो इसमें
इसमें कुछ भी नया नहीं है। रीज़न, अभी ICJ की रूलिंग आई थी जिसमें कहा था कि इसराइल का जो ये ऑपरेशन गाजा में हो रहा है ना, ये एक्ट एज अ जेनोसाइड है और इसराइल को ये रोक देना चाहिए। इसराइल ने रोका नहीं। और पीछे जाओ तो अभी साल 2023 के दिसंबर में UN की जो जनरल असेंबली है, यहाँ पे मेजोरिटी से ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर साइन करवाया गया था। इसराइल ने कहा कि ये नॉन बाइंडिंग है, इसलिए इसे हम नहीं मानते। ये तो यहाँ वहाँ के एग्जाम्पल हो गए। मैं आपको UN का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। साल 2016 में जब बराक ओबामा USA के प्रेसिडेंट थे ना, तभी UN में एक रेजोल्यूशन टेबल किया गया जिसमें ये मेंशन किया था कि इसराइल ने फिलिस्तीन में जो भी अपनी परमानेंट सेटलमेंट बनाई है ना, वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग इलीगल है और इसराइल को इन्हें खाली कर देना चाहिए। लेकिन क्या इसराइल ने किया? नहीं। फन फैक्ट बताऊं आपको, उस समय भी USA ने इसराइल के ना तो फेवर में वोट किया था, ना ही अगेंस्ट में वोट किया था। रीज़न, क्योंकि ओबामा थे उस समय पावर में और ओबामा थोड़े से मॉडरेट थे, इसीलिए उन्होंने एब्सटेन कर लिया था। अब इसी पॉसिबिलिटी के दूसरे एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन रहेगा ना, ये बाइंडिंग हैगा, लेकिन इसराइल इसको नहीं मानता, तो UN क्या कर सकता है? देखिए, अगर ऐसा होता है ना तो UN के पास स्पेस बहुत हैगा। UN एक बार को इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। इसके अलावा इसराइल के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि इसके चांस बहुत कम है कि USA और वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कभी होने देंगे, और ये कर पाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ना UN के ऑब्जर्वर मेंबर हैं, कोई कंट्री मेंबर नहीं है इसके परमानेंट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन हैगा ना, ये नॉन बाइंडिंग हैगा। तब तो देखिए इसराइल के हाथ में है कि वो इसे मानता है कि नहीं मानता। ज़्यादा चांस हैंगे कि इसराइल मान लेगा। अभी जो पीस टॉक्स चल रही हैं कतर में, वहाँ पे जहाँ पे प्रिजनर्स को स्वैप करवाने के लिए डील साइन की जा रही है हमास के साथ, उससे अलग USA के साथ मिलकर UN में जाकर इसराइल को एक विंडो मिल जाएगी प्रिजनर्स को स्वैप करवाने के लिए। इसलिए ज़्यादा चांस हैंगे कि इसराइल इस डील को मान लेगा। और इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न ना इसराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स हैगी। अभी भी इसराइल में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल रात भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं इसराइल में कि आप हमारे सिविलियंस को जितनी जल्दी हो सके ना, अब आप वापस लेकर आइए। दूसरे जो कुछ रीजन है ना जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैंगे, वो USA और इसराइल के बीच में कोऑपरेशन हैगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ना काफ़ी लंबे समय से इसराइल के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि आप रफा को लेकर एक कॉन्क्रीट प्लान सबमिट कर दो कि हम जब वहाँ पे जाएंगे, हमारी आर्मी जब वहाँ पे जाएगी तो किसी भी तरीके का मैसेकर नहीं होगा। लेकिन अभी तक इसराइल ऐसा कर पाने में नाकाम रहा है पूरी तरीके से। दूसरा जो रीज़न हैगा ना, वो USA की इंटरनल पॉलिटिक्स हैगी। अभी रिसेंटली ही गैलप ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें लोगों से ये पूछा कि इसराइल हमास की वॉर को लेकर बाइडेन की जो पॉलिसीज़ रही है उसको लेकर आपका क्या स्टांस है। सर्वे में ज़्यादातर लोगों ने जो बाइडेन की पॉलिसीज़ है ना, इसको क्रिटिसाइज़ ही किया है। इसी वजह से बाइडेन भी ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे USA में इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं ना, मेरे लिए कहीं से भी ठीक नहीं है कि मैं एक ही साथ रशिया यूक्रेन की वॉर में भी उलझा रहा हूँ, साथ ही में इसराइल हमास की वॉर में भी उलझा रहा हूँ। इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ना इस समय अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर रहा है कि एक बार को रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो थोड़ा और चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसराइल हमास की जो ये वॉर है ना, अब जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि इसराइल हमास की वॉर ने ना हमारे इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में खतरे में डाल दिया है। IMEC कॉरिडोर पे हमने जो भी प्रोग्रेस की थी वो सब ठप हो गई, कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गई। तो क्या अब USA इसराइल को डिफेंड नहीं करेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले भी बताया है, USA डबल स्टैंडर्ड्स के साथ डील करता है। व्हाइट हाउस अलग स्टेटमेंट देता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट जब भी स्टेटमेंट देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अलग बयान देते हैं, और इंटरेस्ट और पॉलिसीज़ इसके बीच में इंप्लीमेंट होती हैं। यही अभी हाल में भी देखने को मिला जब USA ने $4 बिलियन से ज़्यादा की जो मिलिट्री असिस्टेंस एड है ना, वो इसराइल को प्रोवाइड कर दी चुपचाप। एक बार को रफा की जो इन्वेजन हैगी ना, ये USA और इसराइल के बीच में टेंशन का इशू हो सकती है। लेकिन इसराइल को मैं जितना देख पा रहा हूँ ना, USA की कांग्रेस में लॉबी कर रहा है ताकि USA की गवर्नमेंट को मनाया जा सके। और ऐसा जो इसराइल है ना, वो दो तरीकों से कर रहा है। पहला तो वो USA के सामने एक प्रपोजल सबमिट कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि रफा में अब जब IDF जाएगी ना, तो किस तरीके से ऑपरेशन लीड करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जो कैजुअलिटी है ना वो कम से कम हो। और दूसरा, इसराइल जो ह्यूमैनिटेरियन एड का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए पहले तैयार हो गया था ना, अब उसको डिनाई कर रहा है और इसे एज अ बार्गेनिंग टूल यूज़ कर रहा है। लेट्स होप, फिंगर क्रॉस, दोनों ही पार्टीज़ के बीच में एक सीज फायर परमानेंटली जल्दी ही साइन हो जाए और ये जो वॉर है ये खत्म हो जाए। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।